झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो 2025-26 के लिए है। जो बच्चे क्लास 10th के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो क्लास 10th बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर उनके लिए है। जो बच्चे नवाई उर्दू और गुलज़ार उर्दू पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पेपर उनके लिए है। कोर्स ए है और क्लास 10th के लिए है, और ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2025 और 26 के लिए। जो बच्चे 2025-26 में एग्ज़ाम देंगे, ये क्वेश्चन पेपर उनके लिए है। आपका एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो 3 घंटे का होता है और 80 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क्स आपको जो प्रोजेक्ट वर्क मिलता है उसमें 20 मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें कुछ हिदायत दिए गए हैं, उसको मैं आपको बता देती हूँ। आपको इस सवालनामे में कुल 4 हिस्से हैं जिनमें 18 सवालात पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 4 हिस्से किए गए हैं और टोटल जो सवाल है वो 18 है। ठीक है, हिस्सा अलीफ इबारत फ़हमी और शेर फ़हमी के हवाले से 20 नंबर का है। आपका हिस्सा ए जो है वो इबारत फ़हमी और शेर फ़हमी। आपको एक इबारत दे दिया जाएगा या कुछ शेर दे दिए जाएंगे, आपको उससे सवाल पूछे जाएंगे तो आपको उसका जवाब लिखना है। तो ये आपको 20 नंबर के होंगे। तहरीरी महारत के हवाले से 25 नंबर का। आपको कुछ टॉपिक दिया जाता है और उस पर आपको 250 अल्फाज का या 200 अल्फाज एक मजमून लिखना होता। तो ये क्या होता है, हिस्सा बे है और ये 25 नंबर का है। आपको इसमें लिखने की महारत दिखाना है कि आपको कितना लिखने आता है। तो कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे क्रिकेट दे दिया गया या किसी शायर के बारे में दे दिया जाता है या आपके आलूदगी के बारे में दे दिया जाता है या कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर आपको 250 वर्ड में या 200 अल्फाज में आपको लिखना होता है। ये 25 नंबर के होते हैं। हिस्सा जीम अमली कवायद के हवाले से 20 नंबर का है। अब आपको जो हिस्सा कवायद है, जो आप ग्रामर पढ़ते हैं, उसमें 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। और हिस्सा दाल अदब के हवाले से 15 नंबर का है। आप जो अदब पढ़ते हैं, जो बुक पढ़ते हैं, आपकी जो किताब है, उससे आपको 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आप यहाँ पर इंग्लिश में ये सब सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, सेक्शन ए में है रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन जो 20 नंबर के हैं। सेक्शन बी है राइटिंग स्किल्स जो 25 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी है फंक्शनल ग्रामर कैरीज 20 मार्क्स के, यानी आपको 20 मार्क्स का आएगा ग्रामर हिस्से से। और सेक्शन डी है लिटरेचर जो 15 नंबर के हैं। ठीक है, लिटरेचर कैरीज जो 15 मार्क्स के हैं, जो 15 नंबर के आएंगे। अब आइए हिस्सा अलीफ में देख लेते हैं। सेक्शन ए में देख लेते हैं। जो आपको इबारत दिया गया है उस इबारत को पढ़ना है और उससे सवाल जवाब लिखना है। तो आपको जो पहला इबारत है मुंदरज झैल दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए। ये दरसी इक़्तिबास है, यानी आपकी किताब से ली गई है, आपकी बुक से ये पैराग्राफ लिया गया है। इससे मुतालिक सवालों के मुतबादिल जवाबों में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। आपको सवाल दिए गए हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसका आपको सही जवाब लिखना है। तो ये जो इक़्तिबास है आपको आपकी किताब से दिया गया है। सर सैयद कहते थे कि शाह साहब अपनी खानका से कभी नहीं उठते थे और किसी के यहाँ नहीं जाते थे, इल्ला माशा अल्लाह सिर्फ मेरे वालिद पर जो गायत दर्जा की शफ़क़त थी, इसलिए कभी कभी हमारे घर कदम रंजा फरमाते थे। ये सर सैयद कहते थे। तो ये जो आपका पैराग्राफ है ये सर सैयद का बचपन से लिया गया। आपकी किताब में चैप्टर है सर सैयद का बचपन, तो ये पैराग्राफ उसी से लिया गया है। ये जो इक़्तिबास है उसी से लिया गया है। तो सर सैयद कहते थे कि शाह साहब, सर सैयद के यहाँ एक शाह साहब आते थे जो सिर्फ उनके यहाँ आते थे और कहीं नहीं जाते थे। वो कहते हैं कि मेरे वालिद पर जो गायत दर्जे की शफ़क़त थी, इसलिए कभी कभार हमारे घर कदम रंजा फरमाते थे। बिस्मिल्लाह होने के बाद सर सैयद ने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। इनके ननिहाल में कदीम से कोई ना कोई उस्तानी नौकर रहती थी। सर सैयद ने उस्तानी ही से जो एक इशराफ घर की पर्दानशी बीबी थी, इशराफ यानी शुरफा की जमा इशराफ यानी शरीफ घर के पर्दानशी बीबी थी, सारा कुरान नाजरा पढ़ा था। वो कहते थे मेरा कुरान ख़त्म होने पर हदिये की मजलिस जो जनाना में हुई थी वो इस कदर दिलचस्प और अजीब थी कि फिर किसी ऐसी मजलिस में
वो कैफियत मैंने नहीं देखी। सर सैयद कहते हैं कि मेरा जो कुरान शरीफ ख़त्म हुआ, मैंने जो कुरान शरीफ ख़त्म किया तो हदिये की एक मजलिस हुई ज़नाना में, यानी औरतों में। औरतों में क्या है, मिलाद की मजलिस होती है। तो वो मजलिस इस कदर दिलचस्प थी और इतनी अजीब थी कि ऐसी मजलिस और वो कैफियत मैंने कभी नहीं देखी। कुरान पढ़ने के बाद वो बाहर मकतब में पढ़ने लगे। मौलवी हमीदुद्दीन एक ज़ी इल्म और बुज़ुर्ग आदमी इनके नाना के यहाँ नौकर थे, जिन्होंने इनके मामू को पढ़ाया था। और मौलवी हमीदुद्दीन एक इल्म बुज़ुर्ग थे जो उनके नाना के यहाँ रहते थे और उनके मामू को उन्होंने पढ़ाया था। तो ये तो आपका इक़्तिबास हो गया, ठीक है। अब इससे कुछ सवाल आपको पूछे जा रहे हैं, आपको उसका जवाब लिखना है। तो पहला सवाल है, दर्जे बाला इक़्तिबास किस सबक से लिए गए हैं? तो अगर आपने सबक पढ़ा होगा अपनी किताब में तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। जो आपका पहला इक़्तिबास है ये सर सैयद का बचपन से लिया गया है, ठीक है। इसका जवाब होगा सर सैयद का बचपन। दर्ज बाला इक़्तिबास के मुसन्निफ़ का नाम क्या है, यानी इसके लिखने वाले कौन हैं? तो इसके लिखने वाले अल्ताफ़ हुसैन हाली है। मैं आपको बता दूं कि ये जो इक़्तिबास लिया गया है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है हयात जावेद। इसमें उन्होंने सर सैयद की पूरी ज़िंदगी की कहानी लिखी है, यानी सवाने उम्री लिखी है, बायोग्राफ़ी लिखी है। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किताब लिखी है हयात जावेद, उसी से आपको ये सबक लिया गया। आपके सबक में जो सर सैयद का बचपन है उसी किताब से कुछ हिस्सा आपको दिया गया है, ठीक है। जो अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है और किताब का नाम है हयात जावेद, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान की पूरी ज़िंदगी की कहानी लिखी गई है, बायोग्राफ़ी लिखी गई है, ठीक है। तीसरा सवाल है, बिस्मिल्लाह के बाद सर सैयद ने क्या पढ़ना शुरू किया? तो बिस्मिल्लाह के बाद सर सैयद ने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया, ठीक है। सवाल 4 है, कुरान पढ़ने के बाद वो कहाँ पढ़ने गए? तो कुरान पढ़ने के बाद वो मकतब में पढ़ने गए। आइए इसमें देख लेते हैं, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे कुरान पढ़ने के बाद वो बाहर मकतब में पढ़ने लगे। तो कुरान पढ़ने के बाद वो कहाँ गए? मकतब में गए, ठीक है। कुरान पढ़ने के बाद वो कहाँ पढ़ने लगे? मकतब में पढ़ने लगे। मौलवी हमीदुद्दीन ने किसे पढ़ाया था? तो अब आइए देखते हैं। मौलवी हमीदुद्दीन एक ज़ी इल्म और बुज़ुर्ग आदमी इनके नाना के यहाँ नौकर थे, जिन्होंने इनके मामू को पढ़ाया था। तो मौलवी हमीदुद्दीन ने इनके मामू को पढ़ाया था। तो जवाब यहाँ क्या होगा? मामू को, ठीक है। मौलवी हमीदुद्दीन ने किसे पढ़ाया था? तो मामू को पढ़ाया था। अब आइए दूसरा इक़्तिबास पढ़ते हैं। ये जो दूसरा इक़्तिबास है ये आपकी किताब से नहीं लिया गया है, ये कहीं और से लिया गया है। मुंदरजा झैल गैर दरसी इक़्तिबास। देखिए, गैर दरसी इक़्तिबास यानी आपकी किताब से नहीं है, गैर दरसी है यानी आपकी किताब से बाहर है। गैर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे मुतालिक सवालों के मुतबादिल जवाबों में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। आपके कई जवाब दिए हुए हैं, उसमें से आपको सही जवाब लिखना है। जदीद इजादात के इस दौर में भाप की ताकत का वो उसूल जो यूनानियों ने मालूम कर लिया था, इसको मज़ीद तहक़ीक़ात और तजुर्बे के बाद ज़्यादा मुफीद और कारआमद बनाया गया और भाप की ताकत से चलने वाला सबसे बेहतर इंजन जेम्स वाट ने बनाया। भाप की ताकत से चलने वाला सबसे बेहतर जो इंजन बनाया, किसने बनाया? इंजन जेम्स वाट ने बनाया, ठीक है। भाप की ताकत का वो उसूल जो यूनानियों ने मालूम कर लिया था, किसने मालूम किया था? यूनानियों ने मालूम कर लिया था, ठीक है। इसकी ताकत पिछले इंजन से 10 गुना ज़्यादा थी। ये जो भाप से चलने वाली इंजन थी, पहले के इंजन से इसकी ताकत कितना थी? 10 गुना ज़्यादा थी। 1825 ईस्वी में स्टीफन ने एक बहुत बड़ा रेलवे इंजन बनाया और रेलगाड़ियाँ इससे चलने लगीं। फ्रांस में भाप से चलने वाली किश्तियाँ बनाई गईं और फ्रांस में भाप से चलने वाली किश्तियाँ बनाई गई। इंग्लिस्तान में कार्टराइट ने भाप से चलने वाली कपड़ा बुनने की मशीन ईजाद की और इंग्लिस्तान में कार्टराइट ने भाप से चलने वाली कपड़ा बुनने की मशीन ईजाद की। इसके अलावा खेत काटने की मशीन, रुई साफ करने की मशीन जो भाप से चलती थी बनाई गई। अब आइए इसके सवाल जवाब देख लेते हैं। एक बहुत बड़ा इंजन कब बनाया गया? तो आइए देखते हैं। 1825 ईस्वी में स्टीफन ने एक बहुत बड़ा रेलवे इंजन बनाया। तो यहाँ क्या जवाब लिखेंगे? 1925 ईस्वी। भाप की ताकत का उसूल सबसे पहले किसने मालूम कर लिया था? तो यहाँ जो है, इस दौर में भाप की ताकत का वो उसूल जो यूनानियों ने मालूम कर लिया था। किसने मालूम किया था? यूनानियों ने मालूम कर लिया था। तो यहाँ जवाब क्या होगा? ये वाला होगा, यूनानियों ने। भाप से चलने वाली किश्तियाँ किसने बनाई? आइए देखते हैं।
फ्रांस में भाप से चलने वाली किश्तियाँ बनाई गईं। कहाँ बनाई गई? फ्रांस में। तो यहाँ जवाब क्या होगा? फ्रांस में। ठीक है। भाप से चलने वाली कपड़ा बुनने की मशीन किस मुल्क में ईजाद हुई? भाप से चलने वाली कपड़ा बुनने की मशीन, तो कपड़ा बुनने की मशीन किसने बनाया? इंग्लिस्तान में कार्टराइट ने भाप से चलने वाली कपड़ा बुनने की मशीन ईजाद की। तो यहाँ क्या है? इंग्लिस्तान। दो सवाल हो सकते थे, किसने ईजाद की? कार्टराइट ने ईजाद की। और कहाँ हुई? तो इंग्लिस्तान में। तो हम यहाँ जवाब क्या लिखेंगे? इंग्लिस्तान में। ठीक है। भाप से चलने वाला सबसे बेहतर इंजन किसने बनाया? अब भाप से चलने वाला सबसे बेहतर इंजन किसने बनाया? आइए इसको हम देख लेते हैं। भाप की ताकत से चलने वाला सबसे बेहतर इंजन जेम्स वाट ने बनाया। किसने बनाया? जेम्स वाट ने बनाया। तो इसका जवाब क्या होगा? भाप से चलने वाला सबसे बेहतर इंजन किसने बनाया? तो यहाँ होगा जेम्स वाट ने। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, मुंदरजा झैल दरसी शेरी हिस्सा को गौर से पढ़िए और इससे मुतालिक दिए गए सवालों के मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब लिखिए। अब हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको समझाएंगे। हुई है रंगे तगय्युर से जो नमूद इसकी, वही हंसी है हकीकत ज़वाल है जिसकी। कहीं था करीब ये गुफ्तगू कमर ने सुनी, फलक से आम अख्तर सेहर ने सुनी। सेहर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम को, फलक की बात बता दी ज़मी के महरम को। भर आए फूल के आंसू पयाम शबनम से, कली का नन्हा सा दिल खूं हो गया गम से। चमन से रोता हुआ मौसम बहार गया, शबाब सैर को आया था सो गवार गया। अब हमें सबसे पहले ये बताना है कि ये नज़म किसकी लिखी हुई है। तो ये नज़म इकबाल की लिखी हुई है और ये नज़म का नाम क्या है? हकीकत हुस्न नाम है। क्या है? हकीकत हुस्न। और इसके शायर इकबाल हैं। नज़म का नाम हकीकत हुस्न है और इसके शायर इकबाल हैं। ठीक है। तो अब आइए इसके सवाल पढ़ते हैं, फिर जवाब लिखेंगे। दर्ज बाला शेरी हिस्सा किस नज़म से लिया गया है? तो ये हकीकत हुस्न से लिया गया है। ठीक है। दर्ज बाला इशार किस शायर के हैं? तो ये अल्लामा इकबाल के हैं। ये जो इशार है वो अल्लामा इकबाल के हैं। प्याम शबनम से किसके आंसू भर आए? अब आइए देखते हैं। भर आए फूल के आंसू प्याम शबनम से, किसके आंसू भर आए? फूल के आंसू भर आए। तो यहाँ जवाब क्या होगा? प्याम शबनम से किसके आंसू भर आए? तो फूल के आंसू भर आए। गम से किसका नन्हा सा दिल खूं हो गया? अब गम से किसका नन्हा सा दिल खूं हो गया? आइए इसको पढ़ते हैं। कली का नन्हा सा दिल खूं हो गया गम से, तो किसका दिल हो गया? कली का। तो जवाब यहाँ क्या होगा? कली का। ठीक है। गम से किसका नन्हा सा दिल खून हो गया? तो कली का। ठीक है। चमन से रोता हुआ कौन गया? तो चमन से रोता हुआ मौसम बहार गया। ठीक है। आखिरी शेर आपका ये है, चमन से रोता हुआ मौसम बहार गया, शबाब सैर को आया था सो गवार गया। तो चमन से रोता हुआ कौन गया? मौसम बहार गया। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। मुंदरजा झैल गैर दरसी शेरी हिस्सा को गौर से पढ़िए और इससे मुतालिक दिए गए सवालों के मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब लिखिए। अब आपका ये गैर दरसी शेरी हिस्सा है, यानी आपकी किताब से नहीं लिया गया है, ये किसी दूसरी किताब से लिया गया है। ए हिमालय ए फैसले किश्वर हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमान। तुझ में कुछ पैदा नहीं देरी ना रोज़ी के निशान, तू जवा है गर्दिश शामों सहर के दरमियाँ। एक जलवा था कलीम तूरे सीना के लिए, तू तजल्ली है सरापा चश्म बीना के लिए। इम्तिहान दीदाए ज़ाहिर में कोहिस्ता है तू, पासबा अपना है तू, दीवार हिंदुस्तान है तू। मतला अव्वल फलक जिसका हो वो दीवा है तू, सोए खिलवत गाह दिल दामने कशे इंसा है तू। बर्फ़ ने बांधी है दस्तार फजीलत तेरी, खनजा जन है जो कलाह मेहर आलम ताब पर। ये बर्फ़ ने क्या है? दस्तार बांधी है। दस्तार कहा जाता है जो सर पर पगड़ी बांधी जाती है। पहाड़ पर क्या है? बर्फ़ ने ऐसी सफ़ेद चादर बिछाई है, ऐसा लग रहा है कि दस्तार फजीलत तेरे सर पर बंधी हुई है। तेरे सर पर क्या है? पगड़ी बंधी हुई है। तो आइए देखते हैं कि ये नज़म किसकी लिखी हुई है और नज़म का नाम क्या है। तो इस नज़म का नाम है हिमालय। ठीक है। इस नज़म का नाम है हिमालय, यानी हिमालय पहाड़ पर ये नज़म लिखी गई है। ठीक है। इस नज़म का नाम है हिमालय और इसके लिखने वाले कौन है? इकबाल है। ये इकबाल की नज़म है हिमालय, जो हिमालय पहाड़ पर लिखी गई है। ठीक है। तो ये तो दो सवाल आपके यहीं पर, दो सवाल के जवाब हो गए हैं। मुंदरजा झैल बाला इशार किस सिनफ शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं? तो ये एक नज़म है। ठीक है। ये एक नज़म है। इन इशार में शायर ने किसकी शान व शौकत बयान की है? इस नज़म में हिमालय पहाड़ की शान व शौकत बयान की गई है। ठीक है। गर्दिश शामो सहर के मानी क्या हैं?
गर्दिशो शामो सहर के माने हैं दिन रात का चक्कर, ठीक है। दस्तार फजीलत किसने बांधी है? तो दस्तार फजीलत बर्फ़ ने बांधी है। किसने बांधी है? बर्फ़ ने बांधी है। इम्तिहान दीदा है ज़ाहिर में, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इम्तिहान दीदा ज़ाहिर में कोहिस्तान है तू, यहाँ क्या भरेंगे? कोहिस्तान है तू, तो यहाँ होगा इम्तिहान दीदा ज़ाहिर में कोहिस्तान है तू, ठीक है। अब आइए हिस्सा बे देख लेते हैं, सेक्शन बी। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखे। आपको 250 अल्फाज यानी 250 अल्फाज पर मजमून लिखना है। फ़िज़ाई आलूदगी, बेरोज़गारी, किताब मेला, कौमी यकजहती, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप अपने एग्ज़ाम में इसी 4 ऑप्शन से तैयारी कर लीजिएगा, आपको एक न एक आ जाएगा। फाइनल एग्ज़ाम में इसी से ही दिया जाएगा, तो आप इसमें से क्या है तैयारी कर लीजिएगा, आपको फाइनल एग्ज़ाम में इंशाल्लाह इसी से एक आएगा, ठीक है। सवाल 6, अपने प्रिंसिपल के नाम ख़त लिखकर अपनी बहन की शादी के सिलसिले में 3 दिन की छुट्टी तलब कीजिए। अब आपको अपने प्रिंसिपल के नाम एक ख़त लिखना है जिसमें ये लिखना है कि मेरी बहन की शादी है और मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। ये 4 नंबर के हैं। अपने वालिद को ख़त लिखकर इनसे सालाना फ़ीस की रकम भेजने की दरख्वास्त कीजिए। आपको या तो ये वाला लिखना है या ये वाला लिखना है। अपने वालिद को एक ख़त लिखना है जिसमें ये दरख्वास्त करना कि मुझे सालाना फ़ीस के लिए पैसा भेजिए, रुपया भेजिए, ठीक है। सवाल 7 है, नया कानून का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। नया कानून सबक है आपका, तो आप सबक पढ़कर इसका खुलासा बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ये बहुत आसान है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको हर कुछ मिल जाएगा। पूरा चैप्टर एक एक चैप्टर करके मैंने पढ़ाया है। आप 2024-25 का प्लेलिस्ट देखें हमारे चैनल पर जाके, आपको सारे चैप्टर और सारा सबक का खुलासा, सवाल जवाब सब कुछ मिल जाएगा। जोश की नज़म गर्मी और देहाती बाज़ार का खुलासा लिखे। आपको ये वाला लिखना या ये वाला लिखना, ठीक है। जोश की जो नज़म है गर्मी और देहाती बाज़ार, उसका खुलासा लिखना है। नज़म जलवाए दरबार दिल्ली का मरकज़ी ख़याल लिखिए। अब आपको सवाल नंबर 8 में दिया गया है कि नज़म जलवाए दरबार दिल्ली का मरकज़ी ख़याल लिखना है। ये 3 नंबर का है। या शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की अदबी खिदमात पर रोशनी डालिए। आपको ये लिखना है या ये लिखना है। सवाल 9 अज़ीम बेग चुगताई के अफ़साने फ़कीर का खुलासा लिखिए। आपके जो किताब में अज़ीम बेग चुगताई के अफ़साना फ़कीर, उसका खुलासा लिखिए, ठीक है। ये आपको गुलज़ारे उर्दू में है और ये मैंने पढ़ा दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब आइए सेक्शन सी देखते हैं, यानी हिस्सा जीम। ये आपको उर्दू कवायद से यानी ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन है। इसमें वो फ़ेल जिसका असर सिर्फ फ़ाइल तक ही महदूद रहे, यानी वो सिर्फ अपने फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? 3 मिसालें भी लिखिए, ठीक है। वो फ़ेल जिसमें काम का असर सिर्फ करने वाले पर यानी फ़ाइल तक महदूद रहे, ठीक है। वो फ़ेल जिसमें काम का असर क्या है? सिर्फ करने वाले यानी फ़ाइल तक महदूद रहे, जैसे मंजूर हंसा, मुख्तार आएगा, सुनील रो रहा है। ये क्या है? इन जुमले में मंजूर, मुख्तार और सुनील क्या है? ये सब क्या है? फ़ाइल हैं। और हंसा और आएगा और सो रहा, ये क्या है? फ़ेल लाजिम है। तो आप इसको इसी तरह से लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। अब दूसरा सवाल है, दर्ज झैल जुमलों को गौर से पढ़िए और ज़माने के लिहाज से फ़ेल की किस्म लिखिए, ठीक है। इसको पढ़ना है आपको और फ़ेल की किस्म बताना। तो फ़ेल की कितनी किस्में हैं? फ़ेल की 3 किस्में हैं, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तक़बिल, ठीक है। हामिद ने ख़त लिखा, यानी हामिद ख़त लिख रहा है, तो ये क्या है? फ़ेल हाल है। शमा इम्तिहान में अव्वल आई, ये भी क्या है? फ़ेल हाल है। सलीम कल लखनऊ जाएगा, यानी काम आने वाले वक्त में होगा, तो ये फ़ेल मुस्तक़बिल हो गया। रज़िया सुल्ताना बाकायदा दरबार लगाती थी, तो ये बहुत पुरानी बात है, बात ख़त्म हो चुकी है, तो ये क्या है? फ़ेल माजी है, यानी बात माजी में गुज़र चुकी है। रहीम अपना हर काम वक्त की पाबंदी के साथ करता है यानी काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? फ़ेल हाल हो गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला सवाल, दर्ज झैल शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल की गई है? इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो आपको मैंने कई बार बताया है, जब भी मैं शेर पढ़ाती हूँ तो मैं बताती हूँ कि जिस शेर में तारीख़ी वाक़े का इस्तेमाल हो या मजहबी वाक़े का इस्तेमाल हो, उसे सनत तलमीह कहते हैं। तो यहाँ इब्न मरियम हुआ करे कोई, यानी मजहबी वाक़े का इस्तेमाल है। इब्न मरियम कौन है? मरियम अलैहिस्सलाम के बेटा हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है।
तो इसमें मजहबी वाक़े का इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है, सिनत तलमी है। तो इसे क्या कहा जाएगा, सिनत तलमी कहा जाएगा, सिनत तलमी। तो इसमें कौन सी सिनत का इस्तेमाल हुआ, इसमें सिनत तलमी का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, किनाया की तारीफ़ लिखिए और इसकी मिसाल, और इसकी एक मिसाल भी दीजिए। किनाया किसे कहते हैं, बात का पोशीदा रख कर कहना या मुख्फी इशारा करना शेर में क्या है, किनाया कहलाता है। हम जब कोई शेर लिखते हैं तो बात को पोशीदा करके लिखते हैं तो उसे किनाया कहते हैं। ठीक है, इस चमन में तायरे कम पर अगर मैं हूँ तो क्या, दूर है सयाद अभी और आशियाँ नज़दीक है। तो इसमें क्या है, जो तायर है उड़ने वाला परिंदा है, तो ऐसा परिंदा जो तेज़ रफ्तार ना हो, कम पर हो। तो शायर ने बात को क्या है, पोशीदा रख कर बताया है और उसे छिपा कर बताया, तो इसे किनाया कहते हैं। जिस शेर में अल्फाज को क्या है, किनाया यानी छुपा कर पोशीदा अंदाज में लिखा जाए उसे किनाया कहते हैं। कहावत किसे कहते हैं, कहावत वो फ़करा या जुमला है जिसे बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कहावत के पीछे कोई ना कोई वाक़या कहानी ज़रूर होता है। कहावत क्या है, अपने जुमले में अपने बात में ज़ोर पैदा करने के लिए कहा जाता है और उसमें क्या है, कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। कुछ कहावत है जैसे आसमान से गिरा खजूर में अटका, अभी दिल्ली दूर है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब कहावत है। ठीक है, दर्ज झैल में किसी दो मुहावरों के माने लिखकर जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये है 9-2-11 होना यानी भाग जाना, खून सफ़ेद होना यानी मोहब्बत बाकी ना रहना, आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना यानी दोस्त बनकर क्या है, दगा देना, और 4 चांद लगना यानी शान शौकत में इजाफा करना। तो ये इसका माने है, आप इसके माने के साथ जुमले बना सकते हैं। हुर्फ तासुफ किसे कहते हैं, मिसाल के साथ लिखें। तो हुर्फ तासुफ उसे कहा जाता है जब किसी गम में मुंह से आवाज़ निकले, जब अचानक कोई गम आ जाए और मुंह से आवाज़ निकले आह उफ़, ये क्या हुर्फ तासुफ है। जैसे बोलते आह उफ़, अरे ऐसा कैसे हो गया, ये सब क्या है, उर्फ तासुफ है। गज़ल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहते हैं, मिसाल भी लिखिए। तो गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसे मक्ता कहते हैं। मक्ता का शेर सुन लीजिए, सबसे आसान शेर है, काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इस शेर में शायर ने अपना नाम पेश किया है, तो ये मक्ता का शेर है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम पेश करे, अपना तखल्लुस पेश करे, उसे मक्ता का शेर कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता का शेर कहते हैं। आम तौर पर इशार में काफ़िए के बाद जो लफ्ज़ या अल्फाज दोहराए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मिसाल के साथ लिखिए। ठीक है, आम तौर पर इशार में काफ़िए के बाद जो शेर इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे रदीफ़ कहते हैं। आपकी किताब में शेर है, बहार बेसुप्र जाम बयार गुज़रे है, नसीम तीर सी छाती के पार गुज़रे है। तो ये गुज़रे है क्या है, ये रदीफ़ है, और यार और पार ये क्या है, काफ़िया है। तो काफ़िए के बाद जो अल्फाज दोहराए जाते हैं उसे रदीफ़ कहा जाता है। ठीक है, सवाल अब हिस्सा डी यानी हिस्सा दाल है। दर्ज झैल में से सिर्फ 2 सवालों के जवाब लिखिए। रजनी खुशी के मारे रात को क्यों नहीं सो सकी, ये आपकी किताब का है। उस्ताद मंगो कौन था और इसे दुनिया की खबरें किस तरह मिला करती थीं, आपको जो चैप्टर है नया कानून उसका सवाल है। सर सैयद को गांव में जाकर रहना क्यों पसंद था, तो ये सर सैयद का बचपन जो आपका चैप्टर है उसका सवाल है। ठीक है, सिपाही सलमा और किशन कंवर की मशक़ें कसकर शहर से बाहर क्यों ले जाना चाहते थे, तो ये भी आपकी किताब का सवाल है। ठीक है, क्लास 10th के लिए मैंने एक कोर्स तैयार किया है। जो बच्चे नवाए उर्दू और गुलज़ारे उर्दू पढ़ते हैं ये कोर्स उनके लिए है। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं मैंने उसके लिए कोर्स तैयार किया है जिसमें आपको पूरे बुक का सवाल जवाब, MCQ क्वेश्चन और उर्दू कवायद और हिस्सा नज़म के सारे सवाल जवाब, आपको मरकज़ी ख़याल और आपको जो खुलासा सब कुछ इसमें है। देखिए ये मैंने पूरा कोर्स आपके लिए तैयार किया है जो आपको सिर्फ 150 रुपीज़ में मिलेगा। और 5 साल के क्वेश्चन का इसमें मैंने सवाल भी तैयार किया है, वो भी है इसमें, उर्दू कवायद है इसमें, और आपको जो गुलजार उर्दू है उसका भी इसमें सवाल जवाब है। ठीक है, तो ये आपको PDF फॉर्म में मैं दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें कांटेक्ट करें। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी, आप इसे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए ये उर्दू कवायद है, ये उर्दू कवायद है, सारा सवाल जवाब मैंने उर्दू कवायद का भी इसमें तैयार किया है। तो अगर आपको ये कोर्स चाहिए
तो ऊपर आपका नंबर चल रहा है, इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करें। सिर्फ 150 रुपीज़ में आपको ये PDF मिलेगा। आप इसको आसानी से किसी भी डिवाइस पर कहीं भी बैठकर पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी तैयारी आप इसका कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कोर्स लेना हो तो मैं नंबर अपना दे रही हूँ, इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करें और ये आपको PDF फॉर्म में मिलेगा। तो आइए अब सवाल 16 देख लेते हैं। दर्ज झैल में से सिर्फ 2 सवालों के जवाब लिखिए। आपको 3 सवाल दिए गए हैं, इसमें से 2 सवालों के जवाब लिखना है। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। तो आपको पहला सवाल है, शाद अज़ीम आबादी की गज़ल में मुर्गान क़फ़स से क्या मुराद है? दूसरा सवाल है, असगर गोंडी ने आलाम रोज़गार को अपने लिए किस तरह आसा बनाया है? तीसरा सवाल है, मीर बबर अली अनीस अपनी रुबाई में खाली ज़र्फ़ की सदा से क्या समझाना चाहते हैं? तो ये जो आपको क्वेश्चन का पैटर्न है, अगर आप एक बार इसको अच्छी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर लिखने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आप बहुत आसानी से सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे। दर्ज झैल में से सिर्फ 2 सवालों के जवाब लिखिए। अजीम बेग चुगताई को फ़कीरों से क्यों बोख्स था? ये आपकी गुलज़ारे उर्दू का सवाल है। मुसन्निफ़ ने गिल्ली डंडे को खेलों का राजा क्यों कहा है? ICS बनने के बाद वहीद में क्या तब्दीली आई? ये सारे आपके बुक के सवाल हैं। इसमें 3 सवाल है, आपको 2 सवालों के जवाब देना है। सवाल 18 है, दर्ज झैल में से किसी एक पर मुख्तसर नोट लिखिए। आपको गज़ल, अफसाना, नज़म, ये 3 टॉपिक दिया गया है। आपको तीनों में से किसी एक पर आपको नोट लिखना है। ये सारे सवाल जवाब, ये गज़ल क्या है, अफसाना किसे कहते हैं, नज़म क्या है, सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।